हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें आज आपको सिखाना है कि मॉलिक्यूल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल अगर हमें मिल गया तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि विदाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल आप जब भी आगे बढ़ोगे आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप सॉल्व कर नहीं पाओगे क्वेश्चन। तो आगे मुझे जो भी चीज़ें पढ़ानी है उनका मेन जो बेसिस है वो रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि अगर हमें रिप्रेजेंट करने मॉलिक्यूल को नहीं आया, पेपर पे लिखने नहीं आया और जो लिखा वो उसको समझने नहीं आया, तो बहुत आसान नहीं रहेगा आपके लिए कोई भी आगे का कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना या ज्योमेट्री फाइंड आउट करना। तो हम लोग यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले कि मॉलिक्यूल को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हमें मिला तो उसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज मैं आपको यही बेसिकली सिखाने वाला हूँ। तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन कर लो। जो बच्चे अभी नहीं आए उनको लिंक भेज दीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर लें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, और नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। कैसे हम मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल 4 फॉर्मूले हैं, 4 तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए उन सभी तरीकों को वन बाय वन सीखते हैं। जो सबसे पहला तरीका है दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन बोला जाता है इनको, या इसको वेज डैश भी कहा जाता है। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन या वेज डैश प्रोजेक्शन भी कहते हैं, बट हम लोग इसी से काम चलाएंगे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। दूसरा नाम अगर आपको लिखना होगा तो आगे ऐड कर लीजिएगा, वेज डैश, ठीक है ना। दूसरा हमारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहीं से आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है, फिशर प्रोजेक्शन। थर्ड है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन यहाँ से आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम लोग। एंड द फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, तो यहाँ से आपको मिलेगा बेसिकली फोर्थ प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ से भी आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करने मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या खास है, ये सर समझिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, इन दोनों का जो मेन यूज है, इनका यूज किया जाता है कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने में। इनका यूज हम बेसिकली करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पता लगाने में। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या एरिथ्रोथ्रियो जो है वो इन दोनों में पता लगाते हैं। और इनका जो बेसिकली यूज होता है वो मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मेशन पता लगाने में। कॉन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखा है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशन जो पता लगाता है वो इन दोनों से पता चलता है मेनली, कभी कभी आरएस इसमें पूछ लेता है, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इन दोनों से आते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चन आते हैं आपके कॉन्फ़िगरेशनल पहले के दोनों से और कॉन्फॉर्मेशनल लास्ट के दोनों से आते हैं। हमें पढ़ने मगर चारों हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में कॉन्फ़िगरेशन भी है और हमारे सिलेबस में कॉन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो आप सभी लोग जरा वीडियो लाइक कर दो, आपने वीडियो लाइक किया नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग जो हमें सबसे पहले करना है, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ना है। कि फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे इसमें हम चीज़ों को समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। सबसे पहला हमारा है फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल में फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन कैसे करा जाता है। फ्लाइंग वेज या इसी को वेज डैश भी कहा जाता है, ठीक है ना, वेज डैश। वेज का मतलब पंख, पंख का मतलब चौड़ा, है ना। वेज डैश्ड प्रोजेक्शन, इन्हीं को हमें पढ़ना है पहले। अब ये क्या है, तो ये है आपका किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनल अगर आप चाहते हो रिप्रेजेंट करना, तो उसका सबसे बेहतर तरीका है आपका फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। तो यहाँ से आपको मिलता है कि कोई मॉलिक्यूल अगर आप चाहते हो पेपर पे, क्योंकि आपका पेपर 2D है, या आप चाहते हो बोर्ड पे, या चाहते हो आप कहीं पे लिखना चाहते हो, तो आप 3D लिख नहीं पाओगे, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी सहायता से। तो इन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे हम 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका तरीका बताया था। तो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन क्या है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर representing a molecule into 3D, molecule into 3D।
किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप सिंपल मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, उसको आप 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देखोगे आपको समझ में आ जाएगा फ्लाइंग वेज क्या होता है। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उस पर जरा फोकस करिएगा। जैसे जो भी मान लो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में समझाया था। आप सब जानते हो कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होते हैं जो sp3 वो प्लेनर नहीं हो सकते, उसमें 4 बॉन्ड होते हैं। तो हमारे पास मैं देखता हूँ 3 बॉन्ड तो यहाँ हैं, एक दिन चौथा भी लाया था बट लग रहा है गायब हो गया। हाँ ठीक है, 3 बॉन्ड है, सपोज कर लो 3 बॉन्ड। अगर हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करें ऐसे तो 3 मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा, चौथा मान लो हमारे ये फिंगर ऐसे है। तो ये मॉलिक्यूल में 4 चीज़ आपको दिख रहा है, 4 बॉन्ड। अगर हम 2 बॉन्ड को प्लेन पे रख दें तो एक बॉन्ड ऊपर आता है, एक बॉन्ड नीचे जाता है, ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। हमारा जो भी मॉलिक्यूल होगा वो ऐसे होगा, ये ऐसे, ठीक। 2 ऑन द प्लेन, एक हम बनाएंगे जिसको वेज लाइन से। वेज का मतलब उड़ता हुआ, देखिए वेज क्या है, फैला हुआ है ना, पंखा ऐसे ही चौड़ा होते हैं, वेज का मतलब होता है पंख, ठीक है। यहाँ पे आपका फीदर लाइक, ये आपका वेज हो गया। और दूसरा ये हो गया आपका डैश लाइन, वेज डैश या फ्लाइंग वेज। ये 2 एटम जो आप देख रहे हो बीच में, यहाँ पे जो होता है वो कायरल सेंटर होता है बीचों बीच। ये लाइन आपको हम बोलते हैं टूवर्ड्स द वीवर है। कहाँ है? टूवर्ड्स द वीवर। दिखाता हूँ अभी आपको 3D में बताकर। टूवर्ड्स द वीवर मतलब जो देख रहे हो ना आप, जहाँ बैठे हो, ये आपके आंखों के साइड, इस बोर्ड से निकल के आपके आईज के साइड आ रहा है। तो कोई भी चीज़ जब आपके आंखों के सामने होगा तो काफ़ी बोल्ड दिखेगा, वो काफ़ी चौड़ा दिखाई देगा। तो ये आपको वेज दिखाई दे रहा है, काफ़ी बोल्ड, टूवर्ड्स द वीवर। और जो टूवर्ड्स द वीवर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग एबव द प्लेन। एबव द प्लेन, ये जो है वो एबव द प्लेन है, ये प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है। ये प्लेन के ऊपर है, मतलब अगर हम इस बोर्ड को प्लेन मान लें तो 2 एटम इस बोर्ड के प्लेन पे ऐसे ऐसे आएंगे, एक बोर्ड से बाहर निकल के आपके आंखों के साइड आएगा और एक इसके पीछे चला जाएगा। तो जो पीछे गया इसको हम बोलते हैं अवे फ्रॉम द वीवर। अवे फ्रॉम द वीवर, ये वीवर से दूर जा रहा है। अवे फ्रॉम द वीवर मतलब कि बिलो द प्लेन, बोर्ड के अंदर जाएगा ये, ठीक है। तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको हमने क्या किया है, डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। और ये जो 2 लाइन है, ये दोनों लाइनें कहाँ होती हैं? ऑन द प्लेन, ठीक है। ये कहाँ होती हैं? ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो पेपर है उसके प्लेन पे होता है। तो आपको टोटल दिखाई दिया, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, और 2 ऑन द सेम प्लेन। तो टोटल हमारा जो 3D हो गया, आप ऐसे जब लिखोगे तो क्लियर कट आपको समझना यही है कि जो प्लेन के ऊपर है वो आपके आइज के साइड है, एकदम क्लोज आपके आंखों के पास होगा। जो डैश लाइन है वो आपके आंखों से दूर होगा, अवे फ्रॉम द वीवर होगा, और ये दोनों नॉर्मल प्लेन पे पाए जाएंगे। तो ये आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल का फ्लाइंग वेज में, ठीक है। फ्लाइंग का मतलब डैश लाइन। डैश लाइन को फ्लाइंग भी बोलते हैं या डैश भी बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। तो आप इनमें से दोनों को समझ सकते हो, दोनों आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। ये आपका क्या है? बेस्ट मेथड है किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने का। बच्चों क्लियर है सभी को? क्लियर है तो आगे बढ़ा जाओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, ये क्लियर है सबको? वीडियो सब लोग लाइक करते चलो बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया, नेक्स्ट चला जाए। पहला समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे वाले में और मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है। पहले इसको बता लो सभी लोग, तो जल्दी से कंफर्म करो। अप टू दिस क्लियर है? ठीक है, तो अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट हमारा जो है फिशर प्रोजेक्शन है ना। फिशर प्रोजेक्शन इससे भी क्या है, तगड़ा है। तो आइए देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन कैसे काम करता है। फिशर प्रोजेक्शन पे नेक्स्ट फ्लाइंग वेज हो गया, नेक्स्ट इज द सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। पहले तो इसको पूरा समझना है और इसमें कई सारी बातें हैं जो आपको मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा, ठीक है ना। फिशर प्रोजेक्शन, इसमें सारी बातें सुनिएगा और याद रखिएगा। ये किसी भी मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना।
दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D। मतलब कोई 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल हो आपके पास और उसको आप चाहते हो 2D में रिप्रेजेंट करने का, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इट इज द बेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D। इट इज बेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए 3D मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई 3 डायमेंशनल हो, 3D मॉलिक्यूल को 2D में कन्वर्ट करना हो, 3D मॉलिक्यूल इंटू 2D। तो 3D मॉलिक्यूल का आप 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हो फिशर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है, देखो इसमें 2 लाइनें होती हैं, इसमें 2 टाइप की लाइनें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो इट हैज 2 लाइन्स, इसके पास 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक होता है हमारा वर्टिकल लाइन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइनों को क्रॉस करेंगे। ठीक है, दोनों लाइनों को बनाएंगे। एक देखो जो हमारा वर्टिकल लाइन है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। एक है ये हमारा मान लो वर्टिकल लाइन, दिस इज आवर वर्टिकल लाइन। ठीक, और एक किसी को क्रॉस करता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों आपस में जहां पे क्रॉस करते हैं उस क्रॉसिंग पॉइंट पे क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, या जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक सेंटर। तो हमारा जो एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर होता है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है, एकदम एग्जैक्टली इस क्रॉसिंग पे। ठीक, तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जरा दोनों को देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हमेशा होता है टूवर्ड्स द वीवर। ठीक है, टूवर्ड्स द वीवर। जो वीवर है ये उसके पास होता है, और ये होता है अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर। तो जो वर्टिकल लाइन है वो वीवर से हमेशा क्या होगा, दूर होगा, वो वीवर से दूर की तरफ भागता है। और जो दोनों जहां पे क्रॉस करते हैं उस क्रॉसिंग पॉइंट पे होता है हमारा कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। तो जहां क्रॉस होगा वहां आपका कायरल सेंटर होगा। तो आपको ये ध्यान बहुत जरूरी रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि कहां से क्या चीजें हो रही हैं। सो वी विल, हम सभी को क्या करना है, बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझना है और समझ के ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और कैसे वर्क ये करता है। अभी मैं इसके बाद आपको और डिटेल चीज़ें बताने वाला हूँ, जस्ट वेट करिए। पहले इन दोनों को समझ में आया, वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सभी को दिखाई दे रहा है क्या, साफ साफ दिखाई दे रहा है। वर्टिकल लाइन क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है। अब इसको दूसरे तरीके से जब रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी बोर्ड पे मैं इधर जगह बना कर रहा हूँ, तो ऐसे दिखाया जाता है। जो टूवर्ड्स द वीवर है वो वेज लाइन से दिखाएंगे, ऐसे, है ना, उसको क्या दिखाएंगे, वेज लाइन से। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, बोल्ड, हम इसको बोल्ड दिखाते हैं। ठीक है, और जो डैश लाइन से दिखा रहा हूं, वर्टिकल लाइन को डैश लाइन से, मतलब ये फ्रॉम द अवे द वीवर है। तो आपने अभी देखा है कि जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो डैश लाइन है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या आपका वेज लाइन है। तो वेज लाइन जो होता है आपने पढ़ा ही कि जो वेज लाइन है वो कहाँ होगा, वो टूवर्ड्स द वीवर होगा, और जो आपका डैश लाइन है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द वीवर होगा। तो इतनी बात तो आपको सबसे पहले समझ लेनी है अच्छे से। अब इसके बारे में और डिटेल बातें हैं, सिर्फ इतने पे काम इसका रुक नहीं जाता है, अब इसके आगे और भी चीजें चलती है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या चीजें हैं, डिटेल में आपको बताता हूं। सबसे पहले इतनी चीजें आप सब लोग समझ में आ गई कि नहीं, मुझे ये बताइए। अप टू दिस क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे दिखाता हूं इसमें क्या क्या चीजें होती है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा फिशर प्रोजेक्शन है वो एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फिशर कॉन्फॉर्मेशन या फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट, इसे याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन। तो अगर कोई मॉलिक्यूल आपका एक्लिप्स है तो ये एक्लिप्स कॉन्फिगरेशन को ही बताता है। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना। जैसे मान लो हमारे पास ये 2 हाथ है हथेली, ठीक है, ये दोनों अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखूं अभी भी दिख रहा है,
बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप ये वाला तो देख पाओगे, ये इसको कवर कर देगा, आप दूसरे पार्ट को देख नहीं पाओगे। तो इसने क्या किया, इसको कवर कर दिया, एक्लिप्सिंग कर दिया। एक्लिप्स हो जाने की वजह से क्या होता है, दूसरा पार्ट दिखाई नहीं देता। तो फिशर यही एक्लिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब पूछोगे सर कैसे, ये कैसे एक्लिप्स को रिप्रेजेंट करा, जरा दिखाइए। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है ना कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इधर से देखोगे इस साइड से तो ये दिखेगा, इसके पीछे ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर आप नीचे से बैठ के देखोगे तो ये लाइन दिखाई देगा, ऊपर का लाइन दिखाई नहीं देगा। तो आप एक लाइन को देखोगे, एक उसके जस्ट पीछे है, तो दूसरा आपको विजिबल नहीं होगा। तो आप चाहते हो कि दोनों दिखाई दे, तो अब इस फॉर्म में नहीं देख पाओगे। आपको जाना पड़ेगा, सारे बॉन्ड देखना है तो पहले वाले में 3D रिप्रेजेंटेशन में। ये 2D है, एक साइड से देखोगे दूसरा नहीं दिखेगा, ऊपर से देखोगे नीचे का नहीं दिखेगा, लेफ्ट से देखोगे राइट का नहीं दिखेगा। मतलब कि आधा पार्ट विजिबल होगा, आधा पार्ट विजिबल नहीं होगा। तो इसी को हम तो बोलते हैं ना, एक्लिप्स किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया, एक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन। अब देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्लियर है तो सभी लोग लाइक नहीं करें, करते रहो करते रहो। ठीक है यहां तक? चलो अब आगे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 1 बाय 1 चलो उसको देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिशर प्रोजेक्शन। तो अब इनमें आपको बहुत ध्यान देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अभी आपने देखा दो टाइप के लाइन है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप लोगों को आता है? IUPAC नाम लिखने आता है कि नहीं आता है? जिन लोगों को IUPAC नाम लिखने आता होगा वो आसानी से समझ जाओगे, जिनको नहीं आता होगा थोड़ा उनको डिफिकल्टी होगी। जब भी हम किसी कंपाउंड का नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग, तो आप सबको पता है वर्टिकल लाइन पे पेरेंट चेन रखा जाएगा। यहाँ जो वर्टिकल लाइन है, पेरेंट चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर रहता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइड वाले ग्रुप रखे जाते हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है, पेरेंट चेन प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन। पेरेंट चेन प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन। तो जो हमारा वर्टिकल लाइन है उस लाइन पे हमेशा कौन पाया जाएगा, पेरेंट चेन पाया जाएगा। जैसे मान लो हमने कोई कंपाउंड लिखा CHO CHOH CH2OH, इसको बोलेंगे चलो फिशर में रिप्रेजेंट करो। तो हम सबको पता है यहाँ 3 कार्बन, नंबरिंग होगा 1 2 और 3 से। तो पेरेंट चेन हमेशा कहाँ रखना है, ऐसे रखना है, CHO फिर COH H और लास्ट में किस रखना है, CH2OH को। तो हमारा देखो जो पेरेंट चेन है वो वर्टिकल लाइन पे आ गया। ये ध्यान से देखिए, ये हमारा वर्टिकल लाइन है जिस पर हमारा पेरेंट चेन पाया जा रहा है ना। ये हमारा क्या है, पेरेंट चेन है जो वर्टिकल लाइन पे पाया गया। तो पहला रूल तो यही है कि जो भी पेरेंट चेन होगा वो प्रेजेंट कहाँ होगा, वो प्रेजेंट होगा वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन ऑलवेज कंटेन पेरेंट चेन, हमेशा पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पे ही होगा। ये पहला रूल है। तो कोई भी कितना भी बड़ा कंपाउंड लिखा जाए, हमेशा आप ग्लूकोज भी लिखते हो तो आपको याद होगा CHO ऊपर लिखा जाता है, फिर CHOH है ना, फिर CHOH। जो कार्बन का स्केलेटन है बच्चों वो पूरा वर्टिकल लाइन पे ही होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं होता है। तो क्या आपको दिखाई दिया, ये है आपका वर्टिकल लाइन। देखिए यहाँ से चालू होता है वर्टिकल लाइन और यहाँ तक जाता है। तो हमारा जो वर्टिकल लाइन है वो हमेशा कंटेन करेगा पेरेंट चेन को, ऑलवेज पेरेंट चेन प्रेजेंट एट द वर्टिकल लाइन। ये बात एकदम दिमाग में आप धंसा लीजिए, जहाँ भी दिखे पेरेंट चेन वर्टिकल लाइन पे ही पाया जाएगा। द फर्स्ट रूल इज दिस, पेरेंट चेन प्रेजेंट एट वर्टिकल लाइन। इज इट क्लियर टू ऑल? अब दूसरे पे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट क्या है, द सेकेंड पॉइंट इज पूरे कार्बन, उस मॉलिक्यूल का जो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होगा वो सबसे टॉप पे रहेगा, वर्टिकल लाइन के टॉप पे। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऑफ द चेन इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। मोस्ट ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा हो या हाइड्रोजन की संख्या कम हो, उसको बोलते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। तो वर्टिकल लाइन कंटेन्स
मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। सो सिंपली लिख लो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन प्रेजेंट एट वर्टिकल टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। ठीक है, वो क्या होता है, वर्टिकल लाइन के टॉप पे प्रेजेंट होता है। तो सिंपल यहाँ पे केस क्या बनता है कि जो हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन होगा हमेशा कहाँ पाया जाएगा, टॉप ऑफ द वर्टिकल लाइन। जैसे हमने ये बना दिया COOH देखो इसमें सबसे टॉप ऑक्सीडाइज कार्बन COOH ही है। अभी हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा था पीछे, उसमें भी आपने देखा था कि हमारा जो CHO ग्रुप है वो टॉप पे है, CH2OH बॉटम पे है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो ऊपर एक ही हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, नीचे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, सॉरी तीन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो और कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, वही मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन कहा जाता है। पीछे वाला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ भी वही किया हूँ। ग्लूकोज में हमेशा CHO टॉप पर इसीलिए रखा जाता है कि इस पूरे चेन में जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन हुआ है वो इसी कार्बन का है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन। ये रूल आपको एकदम ध्यान में रखना है। ये बात समझ में आया सभी को, देख लो अच्छे से, क्लियर है। सो हम चलेंगे नेक्स्ट। ये हमारा था दूसरा पॉइंट। वर्टिकल लाइन हमेशा क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन को कंटेन करेगा। जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज कार्बन होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो दिस वाज द सेकेंड पॉइंट। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट। अब चलेंगे हम लोग थर्ड पॉइंट पे। नहीं, इसी में और भी पॉइंट करेंगे, अभी और भी पॉइंट है। जैसे आपसे पूछोगे सर कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन सेम हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल ले लो, उसी में CH3 CHOH CHBr और CH3, ये है कंपाउंड। ठीक, अब इस कंपाउंड को बोलना है कि इसको फिशर प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करिए। टोटल कार्बन की संख्या इसमें 4 ही है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हुआ फिशर प्रोजेक्शन में, तो आप लोग बताओ नंबरिंग किधर से करें और किसको टॉप पे रखें। जैसे मान लो इसको मान लेते हैं कार्बन नंबर 1, इसको मान लेते हैं कार्बन नंबर 4, और मान लो दूसरी बार इसको मान लेते हैं नीचे वाले को, कि अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो कार्बन नंबर 1 ये हो जाता और कार्बन नंबर 4 ये हो जाता। तो किसको अप्रोच करें, रेड वाले को अप्रोच करें या ग्रीन वाले को अप्रोच करें, कौन सा सही रहेगा? देखो और बताओ सभी लोग, क्लियर करके बताओ। किधर साइड से नंबरिंग करी जाए, देखो और बताओ सभी लोग तो जल्दी से, लेट्स सी। दोनों अच्छे से देख लो, देन उसके बाद क्लियर करिएगा भाई, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वाले से, क्यों ग्रीन वाले से? सही है, ग्रीन वाला करेक्ट है, उधर ही से करेंगे, ग्रीन वाले से ही, एग्जैक्टली ग्रीन वाले। बट क्यों ग्रीन वाले से, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ का जो रूल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जब दोनों का सेम हो जाता है तो जिधर से IUPAC नंबरिंग करते हैं, जिस कार्बन का नंबर 1 आएगा वो हमेशा टॉप पे रखा जाएगा, और इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। तो नंबरिंग हम ग्रीन वाले से ही करेंगे और हमारा नंबरिंग होगा 1 2 3 और 4। तो हमारा जो टॉप ऑक्सीडाइज कार्बन हो गया यहाँ पे वो ये हो जाएगा। तो हम जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CH3, यहाँ पे OH, इधर को H, देन इधर को Br, एंड देन इधर को H, एंड देन इधर को CH3। तो दिस इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर ऊपर और नीचे का कार्बन ऑक्सीडेशन सेम होगा तो रूल याद रखना, अगर ऊपर और नीचे के कार्बन दोनों का ऑक्सीडेशन सेम है, उस केस में जिधर से IUPAC का नंबरिंग 1 कार्बन को दोगे वही कार्बन टॉप पे रहेगा, और जिसको नंबरिंग बॉटम पे लास्ट में दी जाएगी वो सबसे लास्ट में आएगा। बस यही सिंपल सा रूल है। तो ये IUPAC रूल के अकॉर्डिंग आप लगाओगे और IUPAC रूल के अकॉर्डिंग ये लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर कट? आगे चलो, ये आसान था, बस समझना है IUPAC का रूल। तो ये सेकेंड बात हो गई। थर्ड बात आते हैं
अब थर्ड बात में ज़रा ध्यान से देखना, और अगर कंसंट्रेशन गड़बड़ हुआ तो गया कॉन्सेप्ट, फिर आप समझ नहीं आएगा, फिर आप बोलते रहिएगा सर फिर से, तो फिर से करने का टाइम नहीं होगा। सो ज़रा एकदम अच्छे से ध्यान से देख के, दिमाग लगा के, समझ के तब आंसर करना। फालतू कमेंट का आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। चलो तैयार हो जाओ। अब जो है यहाँ पे वो थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल को उसके प्लेन से 180 पर रोटेट कर दें तो क्या बनेगा? सेम मॉलिक्यूल रहेगा या इनैंशियोमर बन जाएगा? क्या बनेगा? या आइडेंटिकल बनेगा या इनैंशियोमर बनेगा? ये बात आती है, ठीक है ना। तो इफ ए मॉलिक्यूल इज रोटेटेड at 180 degree from its plane, अगर उसके प्लेन से 180 पर रोटेट कर दें, देन इनैंशियोमर्स आर फॉर्म। उस केस में क्या होगा? इनैंशियोमर्स फॉर्म होते हैं, इनैंशियोमर्स आर फॉर्म्ड। ध्यान से देखना कैसे, इसको जरा बहुत ध्यान से देखना। इनैंशियोमर का मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है ना। मिरर इमेज होता है, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने मिरर लगाऊंगा तो मैं ऐसे जैसे हूँ ऐसे दिखूंगा। जैसे ये मिरर है, मिरर ये वाला है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँगा तो दोनों में सेम दिखाई देगा। तो मिरर का काम क्या होता है? जस्ट उसके उल्टा कर देना, ठीक है, उसको जस्ट उल्टा कर देना। सो अब देखो कैसे। मान लो हमने आपको एक मॉलिक्यूल दिया, ये CHO दिया, देन CHOH दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे ये, और नीचे CH2OH लगाया, ठीक। अब हम आपको यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं, 1 मिनट बस। हम यहाँ पे प्लेन मिरर लगाने वाले। मैंने पहली बार मिरर यहाँ लगाया, मान लो हमारा मिरर ये रहा, तो हमने मिरर कहाँ लगाया? वर्टिकल। तो वर्टिकल जब लगाओगे तो वर्टिकल लाइन के जो मॉलिक्यूल वो रोटेट नहीं होते, जस्ट हॉरिजॉन्टल वाले घूम जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मिरर लगाओगे, अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल थे मिरर में हमेशा पास वाला जो है पार्ट वो पास आता है और दूर वाला दूर। जैसे अगर आप सामने मान लो शीशा है और शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपका नाक आपके शीशे के सबसे क्लोज रहेगा, नज़दीक का पार्ट नज़दीक रहता है, आपका जो खोपड़ी है पीछे का वो हमेशा क्या रहेगा? दूर रहेगा। तो मिरर हमेशा नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाता है और दूर वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा दूर कर देता है। तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये 180 पे घूम गया। देख लो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऐसे था, 180 पे घूम गया, तो 180 डिग्री पे रोटेट किया इसको, 180 डिग्री पे, और दोनों में जो रिलेशन है वो दोनों आपस में इनैंशियोमर्स हैं। अभी पढ़ाऊंगा इनैंशियोमर क्या होता है। ये दोनों आपस में क्या है? इनैंशियोमर्स हैं। तो आपको दिखा 180 डिग्री रोटेट करने पे इनैंशियोमर। हमने प्लेन ऐसा वर्टिकल लगाया था, अगर हम यही प्लेन हॉरिजॉन्टल लगा दें ऐसे यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल वाले एटम जहाँ थे वहीं रहेंगे, बट जो ये वाले एटम थे वो बदल जाएंगे। तो अभी आपको क्या दिखाई देगा कि CH2OH इधर रहेगा, OH जहाँ था वहीं रहेगा, वो नहीं बदलेगा, और CHO कहाँ चला जाएगा? नीचे, क्योंकि मिरर हमेशा अपने नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखता है और दूर वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा दूर रखता है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में फिर से क्या हो गए? 180 पे रोटेट, और ये बना लिया आपस में इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स। देख लो, चाहे हम वर्टिकल रोटेट करें 180 पे या 180 पे हॉरिजॉन्टल रोटेट करें, दोनों केस में हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? इनैंशियोमर ही मिलेगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है जिसको हमने 180 पे क्या किया है? रोटेट किया है, और दोनों रोटेशन में हमने क्या पाया कि 180 या हम वर्टिकल करें या 180 हम करें हॉरिजॉन्टल, वी आर ऑब्टेनिंग इनैंशियोमर्स। सभी लोग देख के बताओ, इनैंशियोमर ही बन रहा है ना? देखो फट से, तो कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इनैंशियोमर ही बनना चाहिए। वही बनता ही है, इनैंशियोमर ही बनता है। आगे चले, ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट था जो आपने देखा 180 पे। अब अगर इसी मॉलिक्यूल को 180 पे एक बार वर्टिकल, देन उसी को दूसरी बार हॉरिजॉन्टल घुमा दे,
पहले 180 पर वर्टिकल करें एंड देन उसके तुरंत बाद 180 पर हॉरिजॉन्टल घुमा दें तो क्या होगा, बस ये जानना चाहता हूँ। जैसे हमने ये मॉलिक्यूल है, इसको 180 पे ऐसे घुमाया, अब फिर अगेन 180 पे उल्टा घुमा दें, जैसे यहीं पे कर देता हूँ। फर्दर इसको 180 पे क्या कर दिया जाए, हॉरिजॉन्टल घुमा दिया, इसी मॉलिक्यूल को ये यहाँ लगा दिया। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इसी मॉलिक्यूल को 180 पे पहले वर्टिकल घुमाया एंड देन हॉरिजॉन्टल घुमा दिया, तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो और पहला जो शुरू वाला स्ट्रक्चर था वो आपस में क्या होगा। जैसे ये मान लो हमारा हो गया ए को घुमाया तो बना बी और बी से बना दिया फिर सी। तो ए और सी में क्या रिलेशन है, आपस में जो ए और सी होंगे ये आपस में क्या होंगे, बताइए सभी लोग। ए और बी तो एनेंशियोमर है, बट ए और सी क्या होंगे आपस में। हाँ जी, ए और सी बताइए। लेट ज्वाइन सब टाइम से ज्वाइन किया करो, लेट ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। ठीक है, आज रावण को फूंक रहे हो मुझे पता है, इसलिए थोड़ा लेट कर रहे हो, कोई बात नहीं है। बोलो सभी लोग क्या होगा। इस केस में क्या बनेगा, अगर हम इसको एक बार ए से बी बनाए फिर 180 पे घुमा दे तो क्या बनेगा, आइडेंटिकल बनता है। आइडेंटिकल बनता है, जिसको आर एस निकालना आता होगा, इसका निकाल के देख लो आर एस, ये कायरल है, और इसका निकाल के देख लो आर एस, दोनों का आर एस सेम आएगा। जिसको नहीं आता आर एस निकालना, थोड़ा वेट करो, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आर एस निकालना, अब कुछ क्लास के बाद आएगा, ठीक है। इसका 1 2 3 ये जा रहा है आपका, ये आर मॉलिक्यूल है, और इस पे जाओगे तो ये भी 1 2 3 ये जा रहा है 1 2 3 एस, ये भी आपका आर है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, ठीक है। आर क्यों आया ये भी बताऊंगा आगे। तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल हो गए, एग्जैक्टली मनीष, एकदम सही, आइडेंटिकल, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल आते हैं। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल को दो बार 180 पे घुमा दिए, पहले वर्टिकल फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल, देन यू आर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। अगर एक ही बार 180 पे घुमाए, देन यू आर गेटिंग सिंपल एनेंशियोमर। सो आई होप को यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यहीं तक, दो बाकी बचे वो कल करेंगे, ठीक है, बाकी दो कल करेंगे, आज यहीं तक, क्योंकि आज फेस्टिवल है, सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप सभी सेलिब्रेट कर लो, हैप्पी दशहरा। बस ये था कि आज जो